हाँ, हम पिछले वीडियो में बात करते थे लवणीय और क्षारीय मृदा के, और लास्ट में हमने देखा था मृदा सुधार, और जिसके लिए हमने 3 विधियां मैंने देखी थी, भौतिक, रासायनिक और जैविक। अब स्टार्ट करते हैं हम भौतिक से। लवणीय और क्षारीय मृदा की बात कर रहे थे। भौतिक विधियों से हम मिट्टी का कैसे सुधार करें, वापस उस मिट्टी को उदासीन या फसल उपयोगी कैसे बनाएं। तो उसके अंदर पहले हम बात करते हैं लवणों को खुरचना। ये विधि ज्यादा प्रभावी विधि तो नहीं है, लेकिन एक हद तक यदि लवण की मात्रा बहुत बढ़ जाए तो एक हद तक हम खेतों से लवण को मुक्त कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम देखें कि कोई ज़्यादा लवणीय मिट्टी है, उस लवणीय मिट्टी में हम क्या करेंगे कि जल भराव कर देंगे। अब जल भराव करेंगे तो लवण जल के साथ घुलनशील होंगे, वो घुलकर आपके खेत की मेड़ की ओर आ जाएंगे। अब जो खेत सूखा, आपका जल अवशोषित हो गया मिट्टी में, तो मेड़ के किनारे जो लवण एकत्रित हुए हैं, उन लवणों को हम किसी भी संसाधन के द्वारा खुरच कर खेत से बाहर निकाल देंगे। दूसरी हम बात करें लवणों को घोलकर खेत से बाहर निकालना। खुरचना तो हो गया, दूसरा हो गया लवण को घोलकर। अब इसमें क्या करेंगे, ये विधि उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां पर मिट्टी के अंदर हल्की ढलान है। हम खेत के अंदर जल भराव करेंगे, जल भराव करने से क्या होगा, लवण जल में घुल जाएंगे और फिर उस लवणीय जल को खेत से हम बाहर निकाल देंगे। इस विधि से भी हम खेतों को लवण मुक्त या क्षार मुक्त कर सकते हैं। अगली हम बात करें रासायनिक विधि। देखो इसके अंदर ज़्यादा है नहीं, क्यों प्रचलित नहीं है। एक थ्योरेटिकल रूप में हम दे सकते हैं ये वर्क हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये वर्क हार्ड होगा और ज़्यादा हमें रिजल्ट देने वाला होगा नहीं कि भाई लवण और क्षार मुक्त हो गए। तो खुरचना, लवणों को जल में घोलकर बाहर निकालना, एक अपसालन भी आप कर सकते हो, उसके द्वारा भी हम खेतों को लवण मुक्त कर सकते हैं। लेकिन बात करें हम अगली, तो आएगी रासायनिक विधियां। यानी विभिन्न केमिकल या रसायनों के द्वारा खेतों को लवण मुक्त करना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम कई बार हमने देखा खेतों में, पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे जिप्सम की, जिप्सम के द्वारा हम खेतों को क्या कर सकते हैं, लवण मुक्त कर सकते हैं। अब इसके लिए मेनली 2 यूज होते हैं, एक तो होता है जिप्सम और सेकंड पॉइंट यूज होता है आपका पाइराइट। अब देखें जिप्सम, अब जिप्सम देखें एक कैल्शियम युक्त उर्वरक है। सेकंड ऑप्शन देखें ये मृदा सुधारक है, यानी उर्वरक और मृदा सुधारक दोनों का ये काम ये कर सकता है। अब काम कैसे कर सकते हैं हम देखें। पहली बात करें हम जिप्सम की। अब खेतों के अंदर आपके लवण युक्त खेत है आपका, उसके अंदर जिप्सम डालेंगे तो वर्क कैसे करेगा। जैसे हम बात करते हैं कोई लवणीय मुक्त, कोई मिट्टी का कोलाइडी कण है, इस कोलाइडी कण पर सोडियम चिपका हुआ आपका, लवणता को प्रदर्शित करते हैं, सोडियम चिपका हुआ है। अब इसमें आपने क्या किया है कि खेत के अंदर जिप्सम डाला, ये जिप्सम क्या जल के साथ क्रिया करके अपने आयनों के अंदर, एक कैल्शियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे सल्फेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये सोडियम है, इस सोडियम को ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, यहां से प्रतिस्थापित कर देगा, यानी जो Na था उसके जगह पर कैल्शियम चिपक जाएगा, और जो Na है वो सल्फेट के साथ क्रिया करके सोडियम सल्फेट का निर्माण कर लेगा। और ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम तो जल के साथ घुलनशील नहीं है, लेकिन सोडियम सल्फेट जल के साथ घुलनशील है। ये सोडियम सल्फेट जल के साथ घुलकर मिट्टी के निचले संस्तर में चला जाएगा। तो ये विधि जिप्सम कैसे वर्क करेगी कि करना कुछ नहीं, हमें खेतों के अंदर जिप्सम डालना है। डालोगे तो इसी रिएक्शन के द्वारा क्या होगा, खेत आपके धीरे धीरे सोडियम मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें कि जिप्सम उर्वरक के रूप में कार्य करता है। जिप्सम के अंदर आपके 20 से 25% तक कैल्शियम उपस्थित होता है। मिट्टी के अंदर कैल्शियम की भी मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा
जिप्सम के अंदर 10 से 13% तक आपका गंधक उपस्थित होता है। ये भी मृदा सुधारक का कार्य करेगा, ये भी मिट्टी के लिए, पौधों के लिए उपयोगी है। तो आप जिप्सम के द्वारा कर सकते हैं। दूसरी बात करें पाइराइट की। अब पाइराइट, एक वीडियो के अंदर हमने देखा था कि पाइराइट आपके केरल के अंदर तुमने बात की थी, पाइराइट की उपस्थित होता है। अब देखें पाइराइट क्या वर्क करता है। पाइराइट भी लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का सुधारक का काम करता है। और ये पाइराइट है मेन एक आमजोर नाम का क्षेत्र है। यहां पर देखो थोड़ा सा ये पॉइंटेड की उसने, आमजोर नाम का क्षेत्र, रोहतास जिला है आपका, बिहार राज्य में। देखो पाइराइट है, पाइराइट आपका कहां पर उपस्थित है कि सबसे ज्यादा बिहार राज्य के रोहतास जिले के आमजोर क्षेत्र के अंदर पाइराइट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अधिकतर जो पाइराइट है इसी क्षेत्र से निकालकर अलग अलग क्षेत्रों पर पहुंचाया जाता है। अब पाइराइट वर्क क्या करता है। अब पाइराइट है आपका जल और हवा के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। ध्यान से देखना कि पाइराइट है वो जल और हवा के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल व आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और आयरन सल्फेट है FeSO4, सेम वर्क देखें, ये क्या करेगा, सोडियम को प्रतिस्थापित करेगा। और सोडियम को प्रतिस्थापित करने के पश्चात अब बनेगा आपका जो सोडियम सल्फेट बनेगा वो वापस मिट्टी के साथ घुलनशील हो जाएगा। लेकिन पाइराइट का यूज करने से मिट्टी की प्रकृति धीरे धीरे अम्लीय हो जाती है, क्योंकि जैसे Fe आयन, फेरस आयन लगातार उसके ऊपर चिपकता रहता है। एक वर्क बात देखें हम कि मिट्टी के अंदर देखें, जिस मिट्टी के अंदर Ca और Mg अधिक होगा वो मिट्टी तो क्या होगी, क्षारीय होगी। लेकिन जिस मिट्टी के अंदर आपका आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, ये तत्व अधिक होंगे, वो मिट्टी क्या होगी, अम्लीय होगी। अब पाइराइट के अंदर आयरन उपस्थित है तो ये आयरन क्या करेगा, धीरे धीरे मिट्टी को अम्लीय कर देगा। लवणीय तो सुधार हो रहा है लेकिन अम्लीय हो रहा है। लेकिन एक हद तक हम देखें सीमांत यूज करके हम इसको लवण मुक्त कर सकते हैं। अब तीसरा देखें हम जैविक उपाय, यानी किस प्रकार से जैविक विधियों के द्वारा मिट्टी को लवण मुक्त कर सकते हैं। अब जैविक उपाय की बात देखें, एक फसल आती है आपके, हरे घास के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, चारे के रूप में, और हरी खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रचलित हरी खाद है डेंचा। अब इसका उपयोग करके भी हम क्या करेंगे, मिट्टी को लवण मुक्त कर सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि डेंचे का जो प्लांट है, उसकी जड़ है, पत्तियां हैं, उसके अंदर अम्लता पाई जाती है और उसी अम्लता के कारण ये क्षारीय मृदा है वो उसको उदासीन करने का काम करेगा। यानी हरी फसल भी है और जो आपके सबसे ज्यादा उच्च सहिष्णु फसल है आपकी ये लवणता के प्रति। तो ये खेतों के अंदर जहाँ पर क्षारीयता है या लवणता अधिक है वहाँ पर डेंचे की फसल है आपकी, जो है चुकंदर है, कपास है, पालक है, इनको उगा कर भी हम फसल उत्पाद तो प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ हम खेत को लवण मुक्त भी कर सकते हैं। अब अगला फैक्टर देखें हम मृदा प्रबंधन यानी भूमि का प्रबंधन। अब भूमि का प्रबंधन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छी विधियों से हम खेतों की जुताई करें और बेटर से बेटर हम थोड़ा सा हम वर्क प्रोसेस करें खेतों के अंदर, थोड़ा साइंटिफिक वर्क प्रोसेस करें तो भी आपके खेत लवण मुक्त कर सकते हैं। कैसे हम बात करें, पहले हम बात करें खेत की तैयारी। खेत की तैयारी से मीन क्या हुआ कि बुआई से पहले खेतों के अंदर हम जो भू परिष्करण करते हैं वही खेत की तैयारी है। यानी बुआई से पहले हम जो खेतों को अंदर गहरी जुताई करना, खेतों को समतल करना, खाद एवं उर्वरक डालना, वो ऑल टोटल किसके अंदर आता है, खेत की तैयारी के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या करें, यदि हम खेत अधो मृदा को तोड़ दें, लवणता का कारण था कठोरता, पढ़ा था हमने, अधो मृदा की परत को हम तोड़ दें, 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके अधो मृदा की परत तोड़ दें, तो जो जल है वो मिट्टी में नीचे की ओर चला जाएगा।
वो 10-15 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, उससे नीचे चला जाएगा। तो जल के साथ जो लवण घुल के जा रहे हैं वो सारे के सारे लवण मिट्टी के निचले संयंत्रों में चले जाएंगे। तो धीरे धीरे जो मिट्टी का जो ऊपरी संयंत्र है या फसल उगाने वाला संयंत्र है वो लवण मुक्त हो सकता है। यानी खेत की तैयारी में क्या है, हमें अधोमर्दा की जुताई करनी है या अधिक गहराई तक जुताई करनी है। सेकंड बात करें बीज की मात्रा। अब देखो लवणता व क्षारीयता क्षेत्र है वह उस क्षेत्र की अंकुरण क्षमता नॉर्मल जो उदासीन क्षेत्र है उससे क्या होती है, कम होती है। तो हमें क्या करना है, खेतों के अंदर बुआई कर रहे हैं तो उस बुआई के अंदर बीज दर का जो प्रयोग कर रहे हैं उस बीज दर के अंदर 15 से 20% हम वृद्धि कर देंगे। सपोज दैट आप 1 हेक्टेयर के अंदर 10 kg बीज डाल रहे हो तो उसकी जगह हम 12 से 13-15 kg हम डाल देंगे ताकि जो एक बेटर मिल जाए हमें। यदि जो बीज नहीं उग रहे हैं उसकी जगह पर कोई दूसरा बीज उग जाए। अगला हम देखें पॉइंट देखें तो हम देखें सिंचाई। ये जो लवणीय और क्षारीय क्षेत्र है उसमें सिंचाई की सही टेक्निक अपनाकर हम खेतों के अंदर फसल उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। सही टेक्निक का मीन क्या होगा, सिंचाई। हमें क्या करना है, बुआई से पहले जो सिंचाई करते हैं उसमें अधिक जितना हो सके उतनी अधिक हमें क्या करनी है, सिंचाई करनी है। अब इससे होगा क्या, जो मिट्टी के ऊपरी परत पर लवण हैं वो लवण घुलकर निचले संयंत्र में चले जाएंगे। यानी पहली सिंचाई जितनी अधिक कर सकता है हमें उतनी अधिक करनी है। अब बात करें अगली सिंचाई, जो सिंचाई कर रहे हैं हम 2 करें, 3 करें, 4 करें, उसमें सिंचाई जल का मान कम कर देना। देखो पहली सिंचाई तो अधिक करनी है, जल अधिक देना है। अगली सिंचाइयों में जल का मान क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। लेकिन सिंचाई का जो टाइम पीरियड है, समय अंतराल है, उसको भी हम क्या कर देंगे, जल कम करने के साथ उनको भी कम कर देंगे। मान लो आप 15 दिन का सिंचाई 15 से 15 दिन के बाद सिंचाई करो, अब आप क्या करोगे, वहां पर 10 से 10 दिनों के बाद में सिंचाई कर दोगे, पर 10 दिन के बाद में अगली सिंचाई। लेकिन जल हमें कम देना है, इसका फायदा क्या होगा, पहली बार अच्छा जल दिया आपने, लवण नीचे चले गए लेकिन सारे तो गए नहीं। अब थोड़ा थोड़ा जल दे रहे हो तो वो जल है वो जड़ क्षेत्र तक जमाव नहीं होगा, जड़ क्षेत्र तक पहुंचेगा तब तक पौधा उसे खींच लेगा, तो जड़ क्षेत्र के अंदर लवण एकत्रित नहीं होंगे। सेकंड बार आपने अधिक जल दे दिया तो सारे के सारे लवण घुलकर वापस जड़ क्षेत्र में चले जाएंगे और वहां पर पौधे को वो डैमेज करेंगे। अगली बात करें हम उर्वरकों का प्रयोग, यानी उर्वरकों का प्रयोग थोड़ा सा इसमें अधिक करना है। जहां पर मिट्टी क्षारीय है आपकी, नॉर्मली हम जो उर्वरक प्रयोग करते हैं उससे 20 से 25% मान में हमें अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना है। अब उर्वरक की अधिकतर उर्वरकों की प्रकृति, अब देखो अधिक करना यानी क्षारीय मिट्टी एक क्षारीय उर्वरक ही डाल रहे हो, जो अम्लीय उर्वरक हैं उनको थोड़ा थोड़ा आपको मात्रा बढ़ा दोगे ताकि उसकी अम्लता के कारण हल्की क्षारीयता आपकी कम हो जाएगी। और मुख्यतः जो आपके नाइट्रोजनीय उर्वरक हैं उसमें यूज हमें करना है एक तो अमोनियम सल्फेट का, अमोनियम सल्फेट, और दूसरा हमें यूज करना है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का। अब देखो सबसे ज्यादा इसका यूज करना। अब वो क्वेश्चन मिल जाए भाई क्षारीय मिट्टी के अंदर किस नाइट्रोजन या उर्वरक का प्रयोग करना है, तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका अमोनियम सल्फेट का, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का। जितना हो सके इन उर्वरकों का हमें ज्यादा प्रयोग करना है ताकि आपकी मिट्टी के अंदर जो लवणता और क्षारकता है उसको ये कम करने का काम करेगा। पोषक तत्व तो दे रहा ही है भाई, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, दोनों देगा, प्लस इसकी अम्लता के कारण हमारे खेतों में जो क्षारकता है और लवणता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। अब अगली हम बात करें कि मिट्टी यदि आपकी अम्लीय है, सॉरी क्षारीय है या लवणीय है, उसके अंदर कुछ ऐसी फसलों का प्रयोग करना चाहिए जिन फसलों का उत्पादन हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। यानी लवणता सुधार तो कर रहे हो आप, क्षारकता का सुधार भी कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर खेतों के अंदर ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए वो फसलें उस क्षारीय मिट्टी के अंदर भी हमें उपज दे सके। अब इसके लिए मुख्यतः फसलों को 3 भागों में बांटा गया।
एक तो उच्च सहनशील, लवणता और क्षारकता के प्रति बात हो रही है, एक तो उच्च सहनशील, दूसरा होगी आपकी निम्न सहनशील, और तीसरी होगी आपकी असहनशील। यानी लवणता और क्षारकता के प्रति फसलों को 3 भागों में, एक तो है आपका उच्च सहनशील, दूसरा आपका निम्न सहनशील, और तीसरा हो जाएगा आपका असहनशील। अब इसके अंदर बात करें, अब भी देखो हमने बात की थी, ढेंचा वर्ड आया था, तो वहां पर हम यूज करेंगे भाई, बात की थी हमें जैविक उपाय के अंदर ढेंचे की फसल उगानी चाहिए। तो आप देखो ढेंचे के अलावा और कौन कौन सी फसलें हैं जो सबसे ज्यादा आपके उपयोगी होगी लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के अंदर। तो उसके अंदर आता है, देखा आप देख सकते हैं, जो है चुकंदर है, ढेंचा है, पालक है। इन फसलों का आप उपयोग करोगे क्षारीय मिट्टी के अंदर, तो आपको उत्पादन के अंदर ज्यादा हमें कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अब जैसे आपने चना गंवार इनको बो दिया तो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, हमें उत्पादन बहुत ही कम मिलेगा। तो हमें जहां पर क्षारीय मिट्टी है, जितना संभव है इन, जैसे सलजम है आपका, इन फसलों को हमें क्षारीय मिट्टी में उगाना है, ताकि हमारा रिजल्ट ज्यादा उत्पादन है उस पर कोई ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़े। अब देखें हम जो निम्न सहनशील फसल है, यानी जिनको उगा तो सकते हैं, उत्पादन भी होगा लेकिन कम होगा, उत्पादन तो होगा लेकिन कम होगा। जैसे आपका गेहूं है, जई है, धान है, तारामीरा है, सरसों है, कपास है। इन फसलों का आपका उत्पादन तो हमें मिलेगा। इसके अलावा जो कंद वाली फसलें जैसे आलू है, प्याज है, टमाटर है, टमाटर कंद वाले नहीं लेकिन टमाटर, इन फसलों को यदि हम उगाएं तो भी हमें क्या मिलेगा, उत्पादन मिलेगा। यानी जो जिस क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम फसलों का चयन करेंगे। अब बात करें असहनशील फसल, यानी जो लवणता को बिल्कुल ही सहन नहीं कर रहा है। यदि मिट्टी लवणीय है तो वहां पर आपका उत्पादन अत्यधिक कम होगा या ना के बराबर होगा। जिसके अंदर सबसे पहली बात करें हम चना, गंवार, तिल, तो मेन ये 3 फसलें ऐसी है